हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अर्थशास्त्र एक विषय में। गाइस, मैं इस यूट्यूब चैनल पर आपको कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र का फुल कोर्स कराऊंगा हिंदी में। तो गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, कक्षा 12वीं में हमारे पास इकोनॉमिक्स की अर्थशास्त्र की दो बुक है। पहला समष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। आज हम पढ़ लेते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। उसमें क्या आज फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या है आज हुआ हम पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो गाइस, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहला चीज़ है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं के 4 प्रकार होते हैं। पहला अंतिम वस्तु, दूसरा मध्यवर्ती वस्तु, तीसरा उपभोक्ता वस्तु और चौथा पूंजीगत वस्तु। गाइस, अब हम सबके बारे में एक 1 बाय 1 डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या क्या होती है इन वस्तुओं में। देखते हैं। अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी होती है। वह अपने अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए तैयार होती है। गाइस, ये कहना चाह रहा है वे वस्तुएं जो फाइनली तौर पर तैयार है, अब उसमें कोई भी कार्य करना शेष नहीं बचा है, उसे अंतिम वस्तुएं कहा जाता है। ठीक है गाइस। अब देखते हैं मध्यवर्ती वस्तु। उन वस्तुओं को कहा जाता है जो अपने उत्पादन सीमा के अंदर होती है। इनमें अभी मूल्य वृद्धि की जानी है। यह अंतिम उपयोग हेतु तैयार नहीं होती। गाइस, ये कहना चाह रहा है वे वस्तुएं जो अभी फाइनली तौर पर तैयार नहीं है, जो भी कच्चे माल के रूप में, फॉर एग्जांपल चीनी हो गया। अगर यदि कोई मिल बिस्किट बनाता है तो उसके लिए वो कच्चे माल के रूप में अभी उसमें मूल्य वृद्धि करेगा, मतलब उसमें अपना कारक लागत जोड़ेगा और जो सरकार द्वारा टैक्स लगाई गई उस वस्तु पे वो भी जोड़ेगा, तभी तो मार्केट में आएगी कोई भी वस्तु। अब आगे देखते हैं। जीडीपी का अनुमान लगाते समय केवल अंतिम वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है। अब आप पूछेंगे अंतिम वस्तुओं को ही क्यों शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती को क्यों नहीं? तो इसका आंसर है क्योंकि अंतिम वस्तु भी पहले एक मध्यवर्ती वस्तु रह चुकी है। उसमें मूल्य अंतिम वस्तु में सारे कार्य समाप्त हो चुका है, उसमें मूल्य वृद्धि की जा चुकी है। गाइस, अंतिम वस्तु भी पहले एक मध्यवर्ती वस्तु रह चुकी है, इसलिए उसको ही शामिल किया जाता है, ना कि मध्यवर्ती वस्तुओं को। गाइस, आप देख लेते हैं इन दोनों में अंतर। गाइस, जो पैटर्न मैं बताने जा रहा हूँ अंतर का, अगर आप वही सेम फॉलो करें तो आपको भी फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए देखते हैं अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में अंतर। इधर लेफ्ट साइड में लिखना है आधार, इधर मध्यवर्ती वस्तु और इधर अंतिम वस्तु। इधर लिखेंगे परिभाषा। वह वस्तु जो अपने उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होती है मध्यवर्ती वस्तु कहलाता, अभी मैंने बताया। अंतिम वस्तु वह वस्तु जो अपनी उत्पादन की सीमा रेखा के बाहर होती है, अंतिम वस्तु कहलाती है, जो अभी प्रोडक्शन के लाइन के बाहर है, प्रोडक्शन प्रोसेस। मूल्य वृद्धि। इनमें मूल्य वृद्धि की जानी है, अभी मैंने बताया क्यों की जानी है। और अंतिम वस्तु में मूल्य वृद्धि हो चुकी होती है। राष्ट्रीय आय। इनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता मध्यवर्ती वस्तुओं को, जबकि अंतिम वस्तु को शामिल किया जाता है। अभी मैंने बताया क्यों किया जाता है। ठीक है गाइस। अब आगे देखते हैं कि उपभोक्ता वस्तु क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। ठीक है गाइस। उपभोक्ता वस्तु। अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता वस्तु 4 प्रकार की होती है। पहला टिकाऊ वस्तु, दूसरा अर्ध टिकाऊ वस्तु, तीसरा गैर टिकाऊ वस्तु और चौथा सेवाएं। इसमें बस सेवाएं थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सारी चीज़ें एक जैसी है। अब आगे देखते हैं। उपभोक्ता वस्तु यह वे वस्तुएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है। इनका प्रयोग उत्पादन की प्रक्रिया में नहीं किया जाता। मतलब गाइस, ये कहना चाह रहा है वे वस्तुएं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि प्रदान करता है। फॉर एग्जांपल दूध हो गया, यह इसका उपयोग हम उत्पादन के लिए नहीं कर सकते। जैसे कि हम मशीन का प्रयोग उत्पादन के लिए कर लेते हैं पर दूध का नहीं कर सकते। ये हमें संतुष्टि प्रदान करता है दूध, पर मशीन नहीं कर सकता, तो इसे उपभोक्ता वस्तुएं कहा जाता है। अब आगे देखते हैं कि टिकाऊ वस्तु, अर्ध वस्तु, गैर टिकाऊ वस्तु और सेवाएं आखिरकार क्या होती है। टिकाऊ वस्तुएं यह वह वस्तु होती हैं जिनका उपयोग कई वर्ष तक किया जाता है तथा इनका सापेक्ष मूल्य भी अधिक होता है। गाइस, ये कहना चाह रहा है वे वस्तुएं जिनका कॉस्ट काफ़ी हाई होता है, इनको खरीदना मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल कार हो गया, टीवी हो गया। इनको खरीदना तो मुश्किल होता है
परंतु जब एक बार पैसा खर्च हो जाता है तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है, इसलिए इनको टिकाऊ वस्तुएं कहा जाता है। अब देखते हैं अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। यह वह वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक समय तक किया जाता है। इनका मूल्य ज़्यादा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर हो गया, ये अर्ध टिकाऊ वस्तुएं होती है। इनका कॉस्ट काफ़ी अधिक नहीं होता, इनको खरीदना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता और ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ष या उससे कुछ अधिक समय के लिए चल जाता है, इसलिए इसको अर्ध टिकाऊ वस्तुएं कहा जाता है। अब आगे देखते हैं गैर टिकाऊ वस्तुएं क्या होती है। गैर टिकाऊ वस्तुएं वह वस्तु जिसका उपयोग केवल एक ही बार किया जाता है, उसे गैर टिकाऊ वस्तुएं कहा जाता है। गाइस, वह वस्तु जिसका उपयोग एक बार किया जाता है, फॉर एग्जांपल दूध हो गया, पेट्रोल हो गया, ये दोनों वस्तु ऐसे प्रकार की हैं जिनका एक बार उपयोग करने के बाद वापस रीयूज नहीं हो सकता, पुनः उपयोग उसका नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको गैर टिकाऊ वस्तुएं कहा जाता है। अब आगे देखते हैं सेवाएं। सेवाएं वह भौतिक वस्तुएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है। फॉर एग्जांपल डॉक्टरों द्वारा दी गई सेवाएं और वकील द्वारा दी गई सेवाएं। गाइस, हमें ये तो नहीं पता चलता कि सेवा हमें कितनी मात्रा में मिली है, कितनी क्वांटिटी में मिली है, 1 किलो 2 किलो, पर हमें ये संतुष्टि जरूर प्रदान करती है। फॉर एग्जांपल अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, वहाँ से सेवाएं लेते हैं और हमें संतुष्टि प्राप्त होती है कि हाँ, अब हम ठीक हो जाएंगे। अगर कोई केस हो जाता है तो हम वकील के पास जाते हैं और हाँ, फिर हमें ये संतुष्टि प्राप्त होती है कि हाँ, हम जीत जाएंगे केस वगैरह, ये सब चीज़ें। अब आगे देखते हैं पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनका उत्पादन की प्रक्रिया में कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है एवं इनका मूल्य भी काफ़ी अधिक होता है, साथ ही इन वस्तुओं का मूल्य ह्रास होता है। गाइस, ये कहना चाह रहा है वह वस्तुएं जिनका कॉस्ट काफ़ी अधिक होता है और उत्पादन की प्रक्रिया में काफ़ी लंबे समय तक प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल मशीनरी हो गई, हमने उस पर पैसा खर्च करा, हमें मशीन प्राप्त हुई, वह हमारी पूंजीगत वस्तुएं हुई। हमने पूंजी का मतलब होता है धन और गत मतलब वस्तुएं, मतलब वे वस्तु जो हमें धन देकर प्राप्त होती है काफ़ी महंगे तौर पर, उन्हें पूंजीगत वस्तु कहा जाता है। कैसे यहाँ मैंने लिखा है इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये आपको ध्यान में रखना है कि सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं होती है, किंतु सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। अब गाइस, आगे मैं बताने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिएगा। उत्पादक वस्तुएं 2 प्रकार की हो जाती है, एक कच्चे माल के रूप में, दूसरा स्थिर परिसंपत्ति के रूप में। कच्चे माल के रूप में उपयोग की जाने वाली लकड़ी या वस्तु, इसे हम पूंजीगत वस्तु नहीं कह सकते क्योंकि सस्ती आती और ज़्यादा लंबे समय तक टिकती भी नहीं है। और स्थिर परिसंपत्तियों के रूप में प्रयोग की जाने वाली वस्तु, उदाहरण के लिए प्लांट और मशीनरी, इसे हम पूंजीगत वस्तुएं कह सकते हैं। कॉस्ट काफ़ी अधिक होता है और लंबे समय तक टिकती है। ठीक है गाइस, अब आगे देखते हैं निवेश की अवधारणा, घटक एवं प्रकार। निवेश एक वर्ष के दौरान पूंजी का स्टॉक में होने वाली वृद्धि को उस वर्ष का निवेश कहा जाता है। पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन को पूंजी निर्माण भी कहा जाता है। गाइस, ये कहना चाह रहा है वे जब हम किसी वस्तु में इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने किसी मशीनरी को खरीदने के लिए निवेश करा, व्यय करा, खर्च करा पैसा, और उससे जो हमें निर्माण हुआ उसे निवेश कहा जाता है, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि हुई। अब आगे देखते हैं आखिरकार ये कितने प्रकार का होता है। प्रकार पहला जाता है स्थिर निवेश। स्थिर निवेश का अभिप्राय एक लेखा वर्ष की अवधि में उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों के स्टॉक में वृद्धि का होना, इसे स्थिर पूंजी निर्माण भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल 2018 हमारे पास 8 मशीन थी, 2019 हमारे पास 10 मशीन हो गई। ठीक है गाइस, ये कहना चाह रहे हुए वस्तुएं जब हम स्थिर परिसंपत्ति के रूप में खरीदने के लिए खर्च करते हैं उसे स्थिर निवेश कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने 2018 पास 8 मशीन थी, 2019 में 10 मशीन हो गई, वृद्धि हुई 2 मशीन की, तो इसे स्थिर निवेश कहा जाएगा। आगे देखते हैं माल सूची निवेश। किसी एक समय पर उत्पादकों के पास जो स्टॉक होता है उनमें तैयार माल, वस्तुएं, अर्ध तैयार माल शामिल किया जाता है, उसे माल सूची निवेश कहा जाता है। ठीक है गाइस, इनमें उन वस्तुओं को शामिल किया जाता है
जो तैयार हो चुकी है कच्चा माल के रूप में या प्रोडक्शन की प्रोसेस में है। ठीक है गाइस, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं सकल निवेश। एक वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों तथा माल सूची स्टॉक को खरीदने के लिए किया गया व्यय सकल निवेश कहलाता है एवं इसमें मूल्यह्रास शामिल होता है। ठीक है गाइस, ये सेम स्टेटमेंट है जैसे कि स्थिर परिसंपत्ति भी मैंने बताया क्या होती है, पूंजीगत वस्तुएं होती है, उसको खरीदने के लिए किया गया व्यय सकल निवेश कहलाता है। इसमें मूल्यह्रास अभी मैं डिटेल में बताऊंगा आखिरकार ये होता क्या है। ठीक है गाइस, इससे सकल निवेश कहलाता है, आपको इतना ध्यान में रखना है। सकल निवेश इक्वल टू शुद्ध निवेश प्लस मूल्यह्रास, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखते हैं शुद्ध निवेश क्या होता है। शुद्ध निवेश सकल निवेश में से मूल्यह्रास घटाने पर शुद्ध निवेश प्राप्त होता है। शुद्ध निवेश इक्वल टू सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। जब सकल निवेश में से मूल्यह्रास माइनस करते हैं तो शुद्ध निवेश प्राप्त हो जाता है। आप देखते हैं मूल्यह्रास होता क्या है। प्रत्याशित अप्रचलन के कारण स्थिर परिसंपत्तियों के उपयोग से मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। इसको स्थिर या अचल पूंजी का उपयोग या उपभोग भी कहा जाता है। और ये कितने प्रकार का होता है अभी हम देखते हैं। प्रत्याशित अप्रचलन ये दो प्रकार का होता है, तकनीक के परिवर्तन के कारण और मांग में परिवर्तन के कारण। तकनीक में परिवर्तन के कारण फॉर एग्जांपल अभी पास्ट में या पहले हमारे पास ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करती थी, तकनीक में उसका परिवर्तन आया, अब वो रंगीन टीवी में परिवर्तित हो गया। तो ऑटोमेटिकली जब रंगीन टीवी में परिवर्तन हो जाएगा, तकनीक में परिवर्तन आ जाएगा, तो कोई भी ब्लैक एंड वाइट टीवी क्यों खरीदना चाहेगा। तो हुआ ना हानि, मूल्यह्रास उसका कम हो गया, ब्लैक एंड वाइट टीवी सस्ती कीमतों में बिकनी शुरू हो जाएगी। आप देखते हैं मांग में परिवर्तन, ये सेम एग्जाम्पल यहाँ पर फिट होता है गाइस। जैसे मैंने बताया अभी तकनीक परिवर्तन के कारण तकनीक परिवर्तन हुआ तो ब्लैक एंड वाइट टीवी से कलरफुल टीवी आया। कलरफुल टीवी आने के कारण ब्लैक एंड वाइट टीवी की मांग घट गई और कलरफुल टीवी की मांग बढ़ गई। ब्लैक एंड वाइट टीवी की मांग घटने के कारण स्टॉक बच सकता है कम, परंतु मूल्यह्रास तो हुआ ना उसका। ठीक है गाइस, अब देखते हैं स्टॉक प्रवाह में अंतर। गाइस ये सेम बार बार ही कह रहा हूँ, ये सेम आपको पैटर्न फॉलो करना है अंतर करने में। स्टॉक तथा प्रवाह में अंतर यहाँ लिखना है। आधार स्टॉक और प्रवाह। परिभाषा स्टॉक का संबंध समय के एक बिंदु से होता है और प्रवाह का संबंध समय अवधि से होता है। फॉर एग्जांपल स्टॉक के लिए एक समय हो गया जैसे कि 2 बजे 3 बजे, और इसका एक अवधि होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 महीना। ठीक है गाइस, 1 साल। समय काल स्टॉक का समय काल नहीं होता, इसका होता है। उदाहरण के लिए संपत्ति हो गया, श्रम, बल, पूंजी, मुद्रा की पूर्ति, इधर आय, मुद्रा का निर्माण, मुद्रा की व्यय। ठीक है गाइस, अब आगे देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं जो सारी चीज़ का संचालन करते हैं। ठीक है गाइस, पहला क्षेत्र आ जाता है परिवार क्षेत्र। इसमें वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोक्ता को शामिल किया जाता है जो उपभोग करते हैं। गाइस ये कहना चाह रहा है वे लोग या वो क्षेत्र जो वस्तुओं सेवाओं का यूज़ करते हैं, उसका उपभोग करते हैं। अगर ये उपभोग ना करें तो इसके पास तो पैसा ही नहीं जाएगा उत्पादक क्षेत्र के पास, तो ये प्रोडक्शन कहाँ से करेगा। ठीक है, इसे पारिवारिक क्षेत्र कहा जाता है। उत्पादक क्षेत्र इसमें अर्थव्यवस्था की सभी उत्पादन करने वाली इकाइयाँ शामिल होती है। गाइस इसमें उन क्षेत्रों का शामिल किया जाता है जो किसी चीज़ का प्रोडक्शन करती है, उनका निर्मित करती है। अब देखते हैं सरकारी क्षेत्र। इसमें कल्याणकारी एजेंसी के रूप में तथा उत्पादकों के रूप में सरकार सम्मिलित होता है, जिसमें सरकार सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करता है। गाइस सरकार उत्पादक भी होता है और एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। लाइक जैसे कि कई गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं जो वस्तुओं का उत्पादन करती है आपदा उसके लिए, और कल्याणकारी एजेंसी के रूप में हमें सुरक्षा देती है और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है, उसका दायित्व बनता है। अब आगे देखते हैं विदेशी क्षेत्र। इसे शेष विश्व क्षेत्र भी कहा जाता है। इनमें उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो वस्तुओं के आयात एवं निर्यात से तथा घरेलू अर्थव्यवस्था एवं शेष विश्व के बीच पूंजी के प्रवाह से संबंधित हो। गाइस ये कहना चाह रहा है जैसे कि
एक कंट्रीज का दूसरे कंट्रीज के साथ बिजनेस रिलेशनशिप होता है, इधर से आयात करता है उधर से निर्यात करता है, तो इसे कहा जाता है विदेशी क्षेत्र। आप देखते हैं प्रवाह कितने प्रकार का होता है। प्रवाह दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह, इसमें वस्तु एवं सेवाओं का प्रवाह होता है इसलिए इसको वास्तविक प्रवाह कहा जाता है। और मौद्रिक प्रवाह, इसमें मुद्रा का प्रभाव होता है इसलिए इसे मौद्रिक प्रवाह कहा जाता है। गाइस एक क्लास टॉपिक रह गया, छोटा सा देख लेते हैं उसे भी। समावेश, भरण और वापसी या क्षरण में अंतर। समावेश को इंग्लिश में इंगेज कहते हैं और वापसी को लीकेज। अब देख लेते हैं समावेश, भरण, वापसी, क्षरण और आधार। इधर परिभाषा लिखना है। यह वे समष्टि चर है जिनके स्तर में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था में उत्पादन के स्तर में वृद्धि होती है। लाइक हमने किसी चीज़ में इन्वेस्ट करा तो उसमें अर्थव्यवस्था का विकास ही तो होगा, ठीक है गाइस, तो उत्पादन के स्तर में ऑटोमेटिकली वृद्धि होगी। वापसी या क्षरण, इसे कहते हैं लीकेज। यह वे समष्टि चर है जिसका स्तर में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था में उत्पादन के स्तर में कमी आती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने बचत कर लिया तो अर्थव्यवस्था से पैसा निकल गया तो उसे वापसी या क्षरण कहा जाता है। मांग, मांग, इनसे घरेलू अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग में स्तर में वृद्धि आती है। जैसे अभी मैंने बताया, जैसे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसकी मांग में ऑटोमेटिकली वृद्धि आएगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो मांग भी अधिक होगा। और इनसे वस्तुओं की मांग में कमी आती है, अभी मैंने बताया। विस्तार, से चक्रीय प्रवाह का विस्तार होता है जबकि इससे चक्रीय प्रवाह का संकुचन होता है। अभी मैंने आगे बताऊंगा कि चक्रीय प्रवाह होता क्या है। उदाहरण, सरकारी उपभोग, व्यय या निर्यात, और इसमें बचत, आयात और कर।